अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। बड़ी खबरें उस पर बातचीत होगी, लेकिन जो मेन आपको मैं समझता हूँ जो तकलीफ़ देगी वो जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। 33 लोग एक जगह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मारे गए, 3 सिपाही हमारे जवान वो यहाँ शहीद हो गए हैं। अब मुझे बताएं ये हो क्या रहा है। और भी बात होगी, इमरान की भी बात है, IMF की भी बात है, फिर उसके बाद नवाज़ और बिलावल ज़रदारी की जो मीटिंग हुई उसकी भी बात है। और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मुझे ऑनेस्टली, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं, इट डजंट मैटर जो गवर्नमेंट में या नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब, रॉन्ग और राइट वॉट एवर इट इज़, उनका हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। बुखारी साहब हमारे साथ हैं, सलीम बुखारी एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल एंड अगेन इफ्तिखार अहमद। तो बुखारी साहब, ये जो मुझे बताएं, ये जो अफ़गानिस्तान में हमने कितने इसमें प्रोग्राम्स किए हैं एंड बैक टू ज़ीरो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक कहा पीजे ने कि ये हमारे बॉर्डर के साथ जो कुछ हो रहा है, बॉर्डर के अंदर की तरफ भी जो दूसरी तरफ से दरअंदाजी हो रही है, और ख़ुद अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसको रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि एक ये मस्जिद में जो धमाका हुआ है उसमें 33 अफराद हलाक, 43 ज़ख्मी हो गए हैं। काबुल में लड़कों के स्कूल के सामने हुआ था, 6 अफराद मारे गए थे उसमें। और गुज़श्ता साल बिरची के इलाके में जो स्कूलों के ऊपर अटैक हुए उसमें 85 अफराद मारे गए। ये तो हो गई अफ़गानिस्तान की दास्तान, लेकिन मेरे बॉर्डर के ऊपर जो 2 मेरी पोस्टों पर अटैक हुए हैं, जिसमें 8 एक दफ़ा परसों तरसों मारे गए, शहीद हुए, और 3 आज शहीद हुए हैं। फिर इसी तरह से उससे पहले अगर आपको याद हो कि एक चौकी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उसमें भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। TTP जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है, उन्होंने ज़िम्मेदारी इसकी कबूल भी की है, लेकिन हम अब कब तक उन्हें इजाज़त देंगे कि वो आफरीदी आए हमारे बॉर्डर से, हमारी जो वो फेंसिंग है वो उतार के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि वी नीड टू चेज देम इनसाइड अफगान टेरिटरी, वो अब मौका आ गया है कि हम इनका पीछा करके इनको जाके इनका कला कमा करें, क्योंकि पाकिस्तान का अमन इनकी मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि जिस वक्त चाहें ये दरअंदाजी कर लें, जिस वक्त चाहें हमारी पोस्ट पर ये हमला कर दें। क्योंकि हम जो कुछ अफ़गानिस्तान के लिए कर रहे हैं उसका बदल तो ये हो नहीं सकता। हम वहाँ अमन की खातिर दुनिया जहान के मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं, हम वहाँ इंसानी कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ना ले, उसके लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ से खुद अनाज और खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं उनको। हिंदुस्तान को हमने इजाज़त दे दी कि वो इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान तक अपनी गुड्स जो पहुँचा दे। इसका नतीजा ये हमें मिल रहा है इसका, यानी कि हमारे लोगों के ऊपर अटैक्स हों, हमारी फ़ौज जो है उसके ऊपर अटैक हों, हमले हों चौकियों के ऊपर, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इस वक्त ये हमारी हुकूमत जो है नई, उसको चाहिए ये कि वो फिलफौर इस क्वेश्चन को एड्रेस करे। खामोशी इख्तियार करना बुज़दिली की निशानी है, और अफ़गान को जब तक उनकी ज़बान में जवाब न दिया जाए उनको बात समझ में नहीं आती। क्यों जी इफ्तिखार साहब, एक तो अब इन्होंने कहा है कि नई हुकूमत, इनके ऊपर मैं बेचारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके ऊपर एक और ये क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल to look after everything of the country. They are not becharas. They have come into the power by voting strength, by the people who have elected them, and they have elected this government, number one. Number two, the Corps Commander Faiz Hamid has briefed the elected Prime Minister Shehbaz Sharif yesterday about the entire इस तमाम सूरत हाल के बारे में जो सकत और सरहद के ऊपर हो रही है। उन्होंने ब्रीफिंग दी है फैज़ हमीद साहब ने, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए, और उस ब्रीफिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कोर कमांडर है और जो हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी सर अंजाम देने के लिए तैयार है, और एक सिविल हुकूमत के साथ मिलके डेफिनेटली ही वाज ब्रीफिंग टू द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपसे बहुत अरसा पहले, जब मैं यहाँ पे आपकी नशिस्त पे बैठा था, बड़ा मुश्किल होता है आपकी नशिस्त पे बैठ के प्रोग्राम को कंडक्ट करना, मैं कम बोलता था। अब मुझे बोलने का पूरी इजाज़त है, खुली इजाज़त है कि मैं अपने 2-2.5 मिनट बोल सकता हूँ। मैं पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन किसी तौर पर भी कबूल करने को तैयार नहीं, खा वो TTP हो, खा PTT हो, खा CTT हो, खा LTP हो, खा कोई भी हो। बिल्कुल ठीक।
देयर कैन नॉट बी एनी कंप्रोमाइज। वो मेरे दोस्त कहते थे कि नहीं इफ्तिखार साहब, आप एक अनपढ़ किस्म के आदमी हैं, आपको क्या पता रियासत के अमूर क्या होते हैं, और हमारी एजेंसियों की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं। मुझे आपकी एजेंसियों की ताकत का अंदाज़ा बखूबी काफ़ी अरसे से होता जा रहा है, लेकिन मैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि जो डिफाइंड बॉर्डर है उससे एक दरख्त को भी छेड़ें, एक पत्थर को भी छेड़ें, एक झाड़ी को भी छेड़ें। मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अफवाज मेरी इज्जत रखेंगी। मेरी अफवाज जिस तरह अपनी जानें दे रही हैं, अपनी कुर्बानी दे रही हैं, वो मेरी इज्जत को बरकरार रखने के लिए दे रही हैं, और आइंदा भी वो मेरी इज्जत के लिए लड़ेंगी। इस मामले में मैं उनके साथ हूं, और मैं किसी भी ऐसी चीज को मानने को तैयार नहीं। कोई खुफिया मुआहदा, कोई मजबूरियां, कोई मशरतें मैं नहीं मानने को तैयार। बिल्कुल ठीक है। क्यों जी जावेद? पीजे 15 अगस्त के बाद जो अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इफेक्ट होता ही है। अफगानिस्तान के अंदर हो तब भी पाकिस्तान इफेक्ट होता है, बिकॉज पाकिस्तान के उतने ही स्टेक हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान उन स्टेक को लेके चल रहा है। अगर बॉर्डर क्रॉसिंग पे बात करते हैं तो उधर 3 किस्म की बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, 3 किस्म की फेंसिंग को तोड़ा जाता है। कुछ डिकॉयट्स हैं, कुछ स्मगलर्स हैं और कुछ एंटी नार्कोटिक्स के ड्रग्स लॉर्ड्स हैं। ये वो 3 कैटेगरीज हैं जो जिनके कवर में फिर टेररिस्ट भी आ जाते हैं, जिनको हम दाइश भी कहते हैं, टीटीपी एलिमेंट भी कहते हैं। वो फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो हमारे इनसाइड आते हैं, आके जो हमारे केपीके के ऐसे रिमोट एरियाज जो बॉर्डर के साथ साथ हैं, जहां उन्होंने अपने स्लीपिंग सेल्स या अपने सिंपथाइजर रखे हुए हैं, उनकी सपोर्ट और मदद से पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो इस बात को बड़ी डीपली अंडरस्टैंड भी करती हैं, समझती भी हैं, इनसाइड से भी समझती हैं, बॉर्डर पे भी समझती हैं और अपने पाकिस्तान के अंदर भी। और उनको चेस भी किया जाता है, उनको मारा भी जाता है। और कितने ही ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको करने से पहले ही पकड़ के खत्म कर दिया जाता है, और कितने ही स्लीपर सेल्स हैं जो डेली के बेसिस पे हम पकड़ते हैं। और यही वजह है कि आज की जो सिचुएशन है, आप देखें कि वो सिचुएशन नहीं है 2007, 8 या 10-12 में जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इफ्तिखार साहब वाली बात है, और वो बात है हमारा नेशनल एक्शन प्लान। हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना ही इसलिए था कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसी को भी हम इजाजत नहीं दे सकते कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे कोई हमला करे, हमारी सिविलियन आबादियों पे हमला करे, या हमारी ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमला करे या प्लानिंग करे जिससे पाकिस्तान के स्टेट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान की हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान को जारी रखना चाहिए, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इनडायरेक्टली इशारा भी किया, जो फौज और हुकूमत मिलकर करते हैं। और फौज को और जो उधर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी तमाम एजेंसीज को मिल के ऐसे ग्रुप्स को फॉलो भी करना चाहिए, ख़त्म भी करना चाहिए, और चाहे उसके लिए हमें डीप अफगानिस्तान में भी जाना पड़ता तो जाना चाहिए। देखें, ये जब हम मैं चाहता हूँ कंडेम हम कर लें जो कंदूज की मस्जिद में गुज़श्ता रोज येस्टरडे 33 पीपल वर किल्ड एंड 43 जख्मी हुए। इससे पहले भी एक मस्जिद में ये वाक़या हुआ है, और जुम्मे वाले दिन तो ये अफसोसनाक है। हम मुसलमान, मगर ज्यादा तकलीफ से बात यह है कि एक ही मसलक के लोगों की मस्जिदों पर अटैक हो रहा है, हज़ारा कम्युनिटी, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमें सब रब के आगे पेश होना है, एक दिन हम सबको मर के अपनी कब्र में जाना है और अपने सारे अमाल की जवाबदही होनी है। तो खुदा के लिए ये जो आपस की जंग है इसको तो बंद कर दें। कम अज़ कम मुसलमान को न मारे यार, ये तो मिनिमम तकाजा हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि इस वक्त जो चीज़ हो रही है, आपने भी इसका निशानदेही कर दी, आपने भी कर दी, आपने भी कर दी। ये जो मर्जी अफ़गानिस्तान में करें, वी हैव नो इंटरेस्ट। अफ़गानिस्तान भूखा मर रहा है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? ड्रग ट्रेड से। ये इन्होंने पहले भी नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में उन्होंने DEA ने फ्रंटियर के ऊपर आपको लगा दिए थे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, फिर वो उसके बाद वो आगे इंडस्ट्रीज़ नहीं चली। ये DEA ने पैसा दिया था, बिकॉज दे फेयर एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्राम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज़ ऑन फुट एंड नीज। द क्वेश्चन जावेद इस वक्त उठ रहा है
कि इस गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इनसे बात करें कि स्टॉप दिस दो नॉनसेंस, टोक बात करें दो जी, टोक खुल बात के। करें। और एक और इम्पोर्टेंट उनकी जो कमजोरी है ना पीजे, उनके पास पैसे नहीं है बुखारी साहब। जब पैसे नहीं है तो वो अपनी यार जो पैसे नहीं है का मतलब ये तो नहीं ना ये कि तो मेरी नहीं है, बॉडी हाँ, चैलेंज बात- करेंगे। sovereignty बात को तो challenge कर करो। लेते हैं ना, वो Sorry. चैलेंज नहीं, उनके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी फोर्स पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली इक्विपमेंट वाइज इंपावर ही नहीं कर पा रहे, जिससे वो चीजों को अच्छा, ट्रैक डाउन कर अगर अगर वो रोग आर्मी बन गई है तो वो कंदूज दे में आर दाखिल नॉट हो द गए, आर्मी, कुन्नड़ में दाखिल स्टिल हो गए। Sir, मैं they बिलीव have करता got हूं Daesh. दे आर नॉट द आर्मी, दे आर देखिए, स्टिल गुजारिश ग्रुप है- ऑफ द पीपल एक मिनट, जो एक एक आर्मी एक की मिनट शक्ल भाई, अख्तियार कर रहे हैं। गुजारिश मेरी है, मैं किसी ग्रुप को असले इजाजत नहीं दे की सकता। खान साहब Simple, असले की उनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो नेटो छोड़ के गया वहां पर उसके ऊपर 3 आर्मीज खड़ी की जा सकती हैं। ये ना बताएं मुझे। असल बात यह है कि वो चूंकि गवर्नेबल नहीं है, क्योंकि वहां जो हुकूमत है उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, इसलिए Control सारे नहीं, yes. बॉर्डर जो हैं वो वल्नरेबल है। Yes. हमारे साथ भी शरारत हो रही है, ईरान के बॉर्डर के साथ भी हिरात की तरफ से शरारत हो रही है। तो असल मकसद कहने का ये है कि वो जो मर्जी, जो पीजे ने कहा, अपने मुल्क में भाई जो मर्जी करो, मर्जी जहन्नम करो। में जाओ, लेकिन मेरे बॉर्डर की तरफ आप आंख उठा के मत देखें। दैट्स आवर कंसर्न। यस बिल्कुल। एंड द अदर थिंग इज कि वहाँ से बड़ा शोर आता है, कारजाई के वक्त भी आता रहा है ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर। 1953 में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, 1953 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया है दिस इज द फाइनल फ्रंटियर। सो व्हाट इज अफगानिस्तान एंड दीज पीपल कमिंग और एक और और चैलेंज कर रहे हैं। देखिए जो उधर कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं इफ्तिखार साहब, जिनको रॉ और उधर की जो ओल्ड अशरफ गनी वाली एनडीएस, वो भी अभी एग्जिस्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट ऐसे हैं जो ना अफगानिस्तान में पीस होने देंगे और ना वो पाकिस्तान में पीस होने देंगे। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को और अफगानिस्तान के रिस्पॉन्सिबल लोगों को मिल बैठ के उनको भी ट्रैक डाउन करके उनको भी फॉलो करना चाहिए। जावेद बात ये है, वहाँ पे रॉ है, NDS एनडीएस जो कुछ नाम सिंपथाइजर्स भी हैं। दिया, होंगे, बट आई विल नॉट अलाउ, यस बिल्कुल ठीक विल बात। नॉट अलाउ, मैं गलत कह रहा हूँ, हमें ये Accept. उनको इजाजत देनी ही नहीं चाहिए। Exactly. उनकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट। We should not tolerate. Better English. Very good. Thank you. We should not tolerate it. And let this message be clear for everybody who's sitting beyond the control line. बिल्कुल। एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद और हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त जो पंजाब है, इट इज़ रनिंग विदाउट अ गवर्नमेंट, और एक और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि एडवोकेट जनरल को रोक दिया गया है, लेकिन द क्वेश्चन, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। अफगानिस्तान पे बात हुई, आज हमने इस पे बात कभी करेंगे हमजा शहबाज पे, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट, एंड ऑफ कोर्स एडवोकेट जनरल पे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कई राइटर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी के अंदर स्प्लिट आए। वो कोशिश कर रहे हैं, ये वो कहते हैं ना फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये जो होते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अजीब एक चीज़ करें। देखें, सियासी प्रॉब्लम्स आएंगे, आते रहेंगे, बट डू नॉट इन्वॉल्व योर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन एक दो लोग हैं जिनके नाम इनको भी पता है, इफ्तिखार साहब को। इफ्तिखार साहब मुझे बताया ना अपने नाम। नहीं, मैंने आई एम टेलिंग यू कि जो शख्स एशियन ट्रिब्यून छापता रहा इतना अरसा, और उसमें अफवाज पाकिस्तान के बारे में ई पेपर था उसका, उसमें खुल के लिखता था, उसका हक है। शाहीन सभाई की बात कर रहे हैं शाहीन सबाई की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं का था ना, वो जो एशियन ट्रिब्यून, हाँ हाँ उन्हीं का था। अब सवाल है कि ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो लिखते हैं, लेकिन अब उसको एक साजिश में कन्वर्ट करना, इस वक्त जबकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को फेस कर रहा है, ये हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि सदर नहीं मान रहा, गवर्नर नहीं मान रहा, स्पीकर नहीं मान रहा, डिप्टी स्पीकर नहीं मान रहा, बहुत इश्यूज बने हुए हैं। उस वक्त ऐसी बातें करना, मैं समझता हूँ कोई भी मुहिब्बुल वतनी नहीं। बहरहाल मुहिब्बुल वतनी तो उन लोगों की होती है जो पाकिस्तान के अंदर हो, यहाँ पे रहते हों, दे ओ टू द स्टेट, दे ओ टू द मदरलैंड, यहाँ पे वो पैदा हुए हों। मैं ये गुजारिश करूँगा ऐसे तमाम लोगों से जो हज़ारों लाखों की तादाद में बहुत हीरो बने फिरते हैं, अमेरिका में गालियाँ दे रहे थे और बैनर उठा के फिर रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के परचम जला रहे थे, पाकिस्तान के पासपोर्ट जला रहे थे, ये कोई बहादुरी नहीं है, हिम्मत है। वहाँ की बहादुरी नहीं है, ये बेगैरती है। अगर हिम्मत है छोड़ के आओ वहाँ की नेशनैलिटी, आओ तशरीफ़ लाओ
और फिर यहाँ पे करो, फिर हम देखते हैं कितने बहादुर हो तुम। नहीं, बहादुरी और हिम्मत की नहीं इफ्तिखार साहब। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको वाकई ही पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की कौम से हमदर्दी है, और पाकिस्तान की अफवाज जिसका आप इतना इजहार कर रहे हैं अपना, कि आर्मी के अंदर तफरीक क्रिएट करने की कोशिश करके अपना कीना निकालना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो उधर छोड़ के इधर आए ना, आके फिर कंट्रीब्यूट करें। उधर बैठ के अपने आर्टिकल लिख के आप ये साबित करना चाहते हैं कि आर्मी डिवाइडेड है, क्या आर्मी के सरबराह के खिलाफ है? और भाई आप किस दुनिया में रहते हैं? अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो जाके अपनी वेस्ट की सोच को वेस्ट में रखें। ये पाकिस्तान में ये आखिरी बात, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आप अपने भी राय दें, हमारे सियासी क्राइसिस भी हो सकते हैं, जो इफ्तिखार साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं, लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी हिम्मत, ताकत और हमारी हुकूमत में इतनी सख्त है कि हम अपने क्राइसिस को कंट्रोल करके आगे जा भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, अपने मशवरे अपने पास रखें और अपने खुश करने वालों को अपने मशवरे दें। बड़ी अच्छी आपने बात की। और इन दी एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द सब्जेक्ट, देखें ये जो देखते हैं ना लोग, ये सियासी डिफरेंसेस, नेशनल इंटरेस्ट पे हर पार्टी यूं इकट्ठी हो जाती है, हर पार्टी। याद रखें आप। पीजे आपने आपकी नजर से गुजरा है वो ट्वीट? कौन सा जी? जो जिस ट्वीट पे हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आर्टिकल आया है बिल्कुल, एंड इट इज मेरे पास है, मेरे अपने फोरम के ऊपर आया, अमेरिका से भेजा है ना, बट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन लेट्स मूव ऑन। मुझे दो चीज़ों मेरे चूंकि वो कलीग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी, अगर आप जी मेरे भी कलीग रहे हैं वो। देखें वो आप दोनों ही कलीग रहे हैं? जी मुशर्रफ साहब के तो वो दौर तो में काफी सोबर किस्म के आदमी नहीं थे। मैं अर्ज करूं, वो पहले डॉन के कॉरेस्पोंडेंट थे, फिर वो न्यूज़ के एडिटर बने, फिर वो न्यूज़ के ग्रुप एडिटर बने। मैं भी न्यूज़ लाहौर का एडिटर था, हम काफ़ी देर साथ रहे हैं। हम जो उनको जानते हैं वो ये है कि वो हमेशा से एंटी आर्मी रहे हैं। एंटी आर्मी होने की वजह से मुशर्रफ के दौर में उन्होंने मुल्क छोड़ा था, उसके बाद जाके उन्होंने एशियन ट्रिब्यून वहाँ से निकाला। और ये आर्टिकल भी मैं अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में देखूं, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं, अगर जो उन्होंने लिखा है, ये भी आर्मी को डिवाइड करने की एक चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। बेहतरीन कोशिश है हमारे पास, जो कि इस वक्त हम सस्टेन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ जी एक तो वो कंस्पिरेसी, मुदाखलत एंड ऑल दैट, मुझे खुद एक चीज़ की एक क्वेश्चन उठता है अपने दिमाग में कि ओथ लेते वक्त मेरा प्रेसिडेंट भी बीमार हो जाता है, यहाँ से मेरा दोस्त वो उमर वो भी बीमार हो जाता है, अस्पताल चला जाता है, और यहाँ में देखा कोई किसी पॉलिटिशियन पे केस बनता है वो भी बीमार हो जाता है। ये हमारा एक ट्रेंड जो है ना, इसको हमने चेंज करना है। भाई आपका सदर भी पॉलिटिशियन है और आपका गवर्नर भी पॉलिटिशियन है। चलिए नहीं जी, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। एक मिनट पॉलिटिशियन का बीमार होना मुझे समझ आता है, लेकिन ओथ लेने के लिए प्रेसिडेंट का और गवर्नर का बीमार हो जाना मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी जिल्लत की बात है इन दो ओहदों के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी निभाने की बजाय आप जाके बिस्तरों पर लेट जाएं। एक 2 घंटे के लिए जाता है, एक 14 घंटे। शुक्र है सर, मुझे तो उनके बारे में अच्छी खबर नहीं मिली थी। आई एम थैंकफुल टू गॉड के वैसी बात नहीं है। नहीं जी, माशाल्लाह इज ओके, ही वाज नॉट वेल। इफ्तिखार साहब, मैं समझता हूं कि शायद ये मुनाफिकाना रवैया है। आपकी बात ऊंची आवाज से क्यों कह रहे हैं? मुनाफिकाना रवैया ऊंची आवाज में सुनाई दे रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, जिस तरह आप सुनाते हैं उस तरह ही सुनाएं। इफ्तिखार बुखारी साहब, ये मुनाफिकाना रवैया है। एक तरफ आप आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, मुल्क के हमदर्द बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको पता है, चाहे वो मुनहरिफ राकीन की मदद से चीफ मिनिस्टर बना है, तो बात यह है उन्होंने आपके खिलाफ तो वोट दे दिया ना। अगर उनके नंबर पूरे तो आपको हलफ लेना चाहिए। और उसके बाद आपका कंसर्न इसलिए भी नहीं बनता, आप ही के सदर ने सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो आप इंतजार करें, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी माशाल्लाह, मैं वैसे कुछ कहना नहीं चाहता कि ईद के बाद हेयरिंग रख दी कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है, उस पे सुनना चाहिए था। बात टाइम सारा निकल गया, इस पे वो हमजा पे बात करनी थी हमने। होल्ड ऑन करेंगे। एक ग्रुप में मुझे कहा गया है कि आप जिस आदमी के बारे में कह रहे हैं उसका आपने नाम भी लिया है, कि आप उसको जानते भी हैं, वो कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिर क्या करें? जी बिल्कुल, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, होंगे, उस हवाले से हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये मामला ज़ेर बहस नहीं था कि वो सीनियर हैं या नहीं। आप कमेंट कर रहे हैं उनके जो उन्होंने ट्वीट किया। अभी 1 मिनट में ब्रेक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं कि जो हमने हमजा पे बात करनी थी कि क्यों नहीं हुआ, इसका प्रोलॉग मैं भी आपको दे देता हूँ छोटा सा बिफोर द ब्रेक, के 4 बजे प्रेसिडेंसी ने 4 बजे तक जब हल्फ उठाना था, कोई इंटीमेशन नहीं आई।
5, 6, 7 तक इंटीमेशन कोई नहीं आई, अब वो मुलतवी हो गए। अब द क्वेश्चन अराइजेस, इट डजंट मैटर कि जो इसके जो इंटीरियर आप कह लो कि जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, मैं देखता हूँ हमेशा फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कि मैं अपने इदारों को किस तरह देख रहा हूँ। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का रेप होता है। अब सेनेट के चेयरमैन ने आना था, गवर्नर हाउस लाहौर में कोई इंटीमेशन नहीं आई कि जी ये होना है नहीं होना है, और यू नो वी मूव ऑन। कईयों ने फिर वो उसके अंदर वो डाल दी थेरी कि जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए। पीजे 12 करोड़ अवाम पे कोई बंदा ही नहीं है। जिन इदारों की तरफ आप बात कर रहे हैं उन इदारों से पूछ करने वाला भी कोई नहीं, उनका वाली वारिस ही कोई तो नहीं इसलिए है। बेहुकूमती काम चल रहा है और कोई पूछगीछ करने वाला नहीं। यही सी बात की तरफ तो मैं जा रहा था कि ये कौन सी आप मुल्क के साथ हमदर्दी या मुल्क के साथ या आइन के साथ वफादारी निभा रहे हैं कि अपनी ही पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अपने ही एजेंडे को हाईलाइट करने के लिए आप इसको खेल या खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्यादती है ये। आप भी बोलें कोई थोड़ा सा। देखिए गुजारिश ये है कि बात तो जावेद ठीक कर रहा है, उसका अपना एक स्टाइल है कहने का। अच्छा, लेकिन आप भी ठीक करेंगे क्योंकि इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड वील टॉक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज इट डजंट मैटर पार्टीज का क्या है, इट इज ऑल अबाउट द स्टेट। और बात करेंगे एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। वेलकम बैक टू डीएनए। डिस्कशंस तो बहुत हैं। इफ्तिखार साहब हमें ब्रेक में नारान की तस्वीरें दिखाते हैं कि नारान कितनी प्यारी जगह है, और मुझे याद आता है कि खुदा की कसम हमारे पास ऐसी ऐसी जगह हैं जो कि आपको स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिलेंगी, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हम अपनी वो कहते हैं ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाहर के वो ठप्पे लगाने के बड़े शौक। अब आपने मेरी चूँकि टूरिज़्म की रग छेड़ दी है, दादा मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए। मैं चूँकि पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ 2 साल। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज सिंगल कंट्री जिसमें इतनी टूरिस्ट अट्रैक्शन एक साथ मौजूद है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। अगर आप शुरू करें, मैं गिनवाना शुरू कर दूं आपको, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप कराची को टच करें, उसके बाद से ऑनवर्ड गिलगित तोरखम और खंजराब तक आप जाएं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर लिटर्ड एवरीवेयर। बुखारी साहब, आपने बहुत प्यारी बात की अट्रैक्शंस की, तो अट्रैक्शन की मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट के लिए ये बाकी क्यों नहीं अट्रैक्टेड होते हैं कि आके उनका उहदा लें, क्यों जी, ये बताएं मुझे। बड़ा अफसोस है सर, मुझे तो सारा का सारा एक स्क्रिप्टेड प्लान लगता है जो एक सियासी पार्टी ने तैयार किया था कि अगर इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ जाता तो स्क्रिप्ट नंबर 1 का पार्ट ये था, दे विल रिज़ाइन फ्रॉम 1 असेंबली। पार्ट 2 था कि स्पीकर क्या बोलेगा। पार्ट 3 था डिप्टी स्पीकर क्या बोलेगा, कैसे उठ के जाएगा। पार्ट 4 उसका ये था कि अब हंगामा करो, जुलूस करो, जलसे करो। पार्ट 5 अब उनका ये है कि एक बड़े सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को न बनने दो न उसको चलने दो। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। इस तरह तो फिर चीज़ें नहीं चलेंगी। मसलन एडवोकेट जनरल साहब बयान देते रहते हैं कि दरख्वास्तें दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जी मैंने ये अपील दायर कर दी, वो अपील दायर कर दी। अंडर आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर उसको पढ़ा जाए तो सब क्लास 2 में लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल। क्या ड्यूटी होगी? टू गिव एडवाइस टू होम, टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉन सच ए लीगल मैटर, किस पे, एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर, कॉमा एज मे बी रेफर टू असाइन to him by the provincial government. Do we have a government? We don't have the government. I don't know कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर, द कैबिनेट, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट। देयर इज नो गवर्नमेंट। आई डोंट नो ये साहब जो अपने आप को एडवोकेट जनरल कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, दरखास्तें क्यों दे रहे हैं, क्यों अपीलों में जा रहे हैं। Who has given them his right? He must go and consult the constitution for God's sake. मैं अर्ज करूं अगर आप इजाजत दें। देखिए सदर जो कुछ कर रहा है उसको भी कोई एडवाइस कर रहा है, जो गवर्नर कर रहा है उसको भी कोई एडवाइस कर रहा है, जो ये एडवोकेट जनरल साहब कर रहे थे उनको भी कोई एडवाइस कर रहा है। एक तो उस एडवाइस करने वाले की अकल का या तो आप मातम करें या उसकी दाद। इसका स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल, ये जो ये तयशुदा मामला है, स्क्रिप्टेड है। सब तयशुदा भी है। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा एडवाइस कर रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट ने भी ओथ क्यों लिया? एक सेकंड देखे ना, एक सेकंड, ये रेलेवेंट क्वेश्चन क्या इंतजार कर रहे हैं किसी का? दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन ही स्पोर्ट। मैं नहीं चाहता था इतनी लंबी डिबेटेड लोगों के लिए। सर आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी इल विल के बगैर तमाम से बराबर का सलूक करेंगे, अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ये हो क्यों रहा है,
ये पिछले 6-7 हफ्ते से ये कहानी क्यों घड़ी जा रही है? क्वेश्चन तो ये है। स्टेप बाय स्टेप आ जाए, जिनकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे हैं, बुखारी साहब इशारा, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि इमरान खान अपनी एक पॉपुलर बयानिए को लेके चलना चाह रहे हैं, उस बयानिए को दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। करे यार। ये वो इफ्तिखार साहब, ये सारे उसी चीज की लड़ी है। chaos फैलाएंगे ये तो वो बयानिया chaos चलेगा ना। फैलाएंगे तो उनका बयानिया चलेगा ना। वो इस बयानिए से हासिल क्या करना चाहते हैं? वो अवाम को सोशल मीडिया के जरिए कहां लेके जा रहे हैं? वो अवाम में जलसे जुलूसों, अपनी तकरीरों, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने बयानियों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये वो चीज है। ये सब तमाम चीजें उसकी लड़ी है। आप और कहना उनका चाह रहे हैं, एक नहीं, आप objective कहना है। चाह रहे हैं कि अभी जो प्रेसिडेंट ने जो 3 सब बंदों का कुछ, सब ओथ लिया कुछ, सब कुछ। वो अपने yes। अपनी अथॉरिटी से लिया। यस, बात सुने ना, ये सब इमरान खान के कहने पे एक सिंगल एजेंडे के लिए काम हो रहा है कि इमरान खान अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करके इस कौम को इलेक्शन की तरफ बार बार लाना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं कि आप मेरी जो डिमांड है इलेक्शन की, उसको जल्द अज जल्द मीट करें। अब इस हुकूमत पे डिपेंड करता है। जल्द से जल्द को जरा वजाहत करेंगे। जल्द इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर ये स्टीम ऑफ हो गया ये मामला, तो उनको वो वोट नहीं मिलेंगे जिनकी वो उस पर भी तवक्को कर इख्तिलाफ रहे है। मुझे उस पर भी डाउट है कि जो इमरान खान अपने टाइम ये समझ इफ्तिखार साहब को जरा कि वो दीजिए, रेवोल्यूशन आप लेकर अपना आ गए, इनपुट मुझे डालें इससे भी इफ्तिखार इख्तिलाफ है। सर देखिए, मेरा इनपुट इसमें यह है कि जो आपका सवाल है कि फिर अब सदर साहब ने क्यों हलफ ले लिया, देखें मैं सदर साहब के नीयत पे शक नहीं करता। मतलब आपने जो सवाल पैदा कर दिया बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि पहले 2 दिन क्यों नहीं लिया। आप क्यों नहीं शक करते? नहीं, मैं नहीं करता। मैं आई क्यों? बिलीव इन वो एक आईनी अदारा, उनका काम है। अगर आईनी अदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? reading the line। मैंने लफ्ज कहा है नीयत, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता। ठीक है, वो स्क्रिप्टेड फार्मूले के तहत वो भी बेचारा एक पार्टी का मेंबर है, हालांकि उसको पार्टी का मेंबर नहीं रहना चाहिए बिकॉज ही इज़ अब तो वो एक ऐसे पोजीशन पे है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ही कांट बी मेंबर ऑफ नॉट प्रॉफिटेबल। उनकी लॉयल्टी मुल्क के साथ होनी चाहिए। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहस कुछ और, आप बहस और कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता। आई डोंट। मुझे शक है। क्यों बुखारी साहब? मेरे ख्याल से नीयत के ऊपर शक कम है, इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये मजाक उड़ा रहे हैं, बस ये बात है। लोग जो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अकल का मातम करूं या क्या करूं इनकी। देखें, अब अगर ये 2 बंदे जो है ना, ये अलवी साहब और ये उमर सरफराज चीमा साहब, ये अब भूल जाएं कि इनको जिंदगी में कभी कोई ऐसा चांस मिलेगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ जाए, बिकॉज दे हैव अब्यूज्ड इट। ये अब्यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है, अभी इनको इसका एहसास नहीं है। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी। ये जो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल या फेंक दें बाहर एंड देन डू फ्री फॉर ऑल, या वी गो बाय द बुक। सिंपल इज दैट। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं इफ्तिखार साहब, प्लीज डू। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, देन इफ्तिखार साहब का कोई मशवरा है वो भी हम लेते हैं। लेकिन ये डिबेट जो है बड़ी इंटेंसीफाइड हो रही है, क्योंकि इमरान ने कह दिया कि भाई गेट रेडी फॉर इस्लामाबाद। नाउ इस्लामाबाद, वेल वो कहते हैं इट इज़ नॉट इस्लामाबाद बट इस्लामाबैक। सो व्हाट हैपन्स इन इस्लामाबैक विल वेट एंड सी, बट हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनकम्बेंट, बलूचिस्तान गए, सारे जाते हैं वज़ीर आज़म, बातचीत हुई, और हर वज़ीर आज़म जो भी गया है एवरीबडी रीअश्योर करता है कि भाई हम आपके लिए करेंगे। सबसे बड़ा एरिया है लैंड का ये बलूचिस्तान, हम क्यों नहीं इंडस्ट्री उधर लगाते, हम क्यों नहीं वो एम्प्लॉयमेंट करते। आपको सीपे का हाल देख ही लिया, आपको क्या हुआ इस वक्त, स्टैंड स्टिल है। लेट्स होप इट मूव्स क्विकली। लेकिन एक और चीज़ है, इमरान खान जो उन्होंने इस्लामाबाद का क्या है वेट, तो ये इस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये इसके भी बल्कि मुझे ज़रा अपना व्यू दें। लेकिन आपका एक पॉइंट था कोई? सर, मेरा पॉइंट ये है कि जो दोस्त फ़ौज पाकिस्तान से रिटायर हो चुके हैं, उनका ये हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराएं और बाकायदा पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। ये मुनासिब नहीं लगता कि हम उनके उहदों के साथ जो उनके जो उहदे जो हैं वो देखते हैं तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। हमें पता लग जाए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं और कोई बुरी बात नहीं है। हर वो शख्स जो अपना सर्विस से फारग हो चुका हुआ है, जो उस पर जो पाबंदी थी उसको अपना कानूनी आइनी ख़त्म कर चुका है। तो
तो ही शुड गो एंड गेट रजिस्टर्ड हिज पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि क्लियर कट समझ आए उनका मौक़िफ़ क्या है, और हमें भी पता लगे जो ऐसा मौक़िफ़ ले रहे हैं या ऐसी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम माशी सिस्टम चाहते हैं या खारजा पॉलिसी चाहते हैं या मुल्की मामलात में वो रोल प्ले, हमें पता होना चाहिए ये दोस्त जो हैं इनकी सोच और फिक्र कहाँ से आई है, ये क्या चाहते हैं। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दूसरी बात में ये बात जो की जा रही ना, जुडिशल कमीशन, कौन सा जुडिशल कमीशन असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका को बुला सकता है? आई वॉन्ट दिस आंसर नाउ। ये खेल बंद करें, लोगों को मत चीट करें। कोई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं तलब कर सकता बतौर एविडेंस, और जब तक उसको नहीं बुलाया जाए तो इस जुडिशल कमीशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन इफ्तिखार साहब Yes. प्लीज कंटिन्यू, लेकिन इसको फिर आप मुदाखलत नहीं कहेंगे? No, I am not concerned with Mudakhalat. I am answering your request for the Judicial Commission. Can a Judicial Commission ask the Assistant Secretary of United States of America कि आए पेश हो बतौर गवाह, according to my information, according to my country, जो उनके साथ हमारे मुआहदे हैं, जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा। मुझे इमरान खान की ना एक खूबी है, और वो खूबी यह है कि इमरान खान बयानियाँ बनाने के मास्टर हैं, और वो हमने पिछले 6-7 हफ्तों में देख लिया। और मुझे समझ ये आती है कि इमरान खान जो बार बार जुडिशल कमीशन की तरफ बात कर रहे हैं कि बनाना चाहिए, उसके पीछे भी उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि उनके बयानिए को तक़वियत मिले, स्ट्रॉन्ग हो, अवाम में वो बातचीत होती रहे। इसके अलावा वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे लाहौर में बैठे हैं, चाहे इस्लामाबाद बैठे हैं, सबको बुला के अपने अपने बयानात देने पड़ेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। और जो पाकिस्तान की रियासत का स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर के फाइबर को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि आप ओपन हियरिंग करके इतनी बड़ी बातें जो हम कर रहे हैं उनको पब्लिक में कर दें। और दूसरी बात देखें, ये बात इंतहाई जब नामुनासिब एक बात है। मैं साथ और कहता जाऊँ, आज जो दूसरी बात इलेक्शन कमीशन की है, मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे साफ अल्फाज में एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ अब तब्दीली हो सकती है बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑफ कोर्स द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन डिसॉल्व, नहीं, उसमें भी मेरे प्लीज, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन dissolve this election commission, only constitutional amendment। क्यों जी बुखारी साहब? देखिए, 2-3 बातें जो है वो मेरे ख्याल से सॉरी ज़रूर कहनी चाहिए। जब डस्का का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो रिगिंग के चार्जेस लगे थे, उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, और बाकी जब उन्होंने कर दिया था तो उसके बाद पूरी जो फौज है उनकी वो लग पड़ी थी इसके पीछे, इस्तीफ़ा दे। और अब चूंकि पता है कि 1 महीने के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 1 महीने में आपने इस केस का फैसला करना है, और फैसला फॉरेन फंडिंग का क्या होता है ये खान साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है, और ख़ुद उन्होंने अपने जलसे में बता दिया कि मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, मेरी पार्टी बैन करना चाहते हैं, और अब फिर इस्तीफ़े का मुतालबा है। खान साहब रियासत मदीना के वाली हैं, आप कमाल कर रहे हैं। आप वहाँ तो काजी को क्या क्या इख्तियार होते थे, आप वो इख्तियार सारे छीन रहे हैं। अब रियासत मदीना किधर गई जी? करने देना फैसला जो आप अपने मुखालफीन के फैसले चाहते थे कि उनके केसेस के फैसले हों, अपने का भी होने देना, दिल बड़ा करें जरा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया किसने था? खान साहब ने। सबसे ज्यादा तारीफ भी इमरान खान खुद ही करते थे। सॉरी, वो कहते हैं मैंने नहीं लगाया था, एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था। अच्छा, वो तो बाद में आया ना, एस्टैब्लिशमेंट ने तो उनको भी लगाया था। अच्छा, एक सेकंड, उससे पहले लगाती है, चलो लगा दिया। फिर बुखारी साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा था तो सबसे ज्यादा इमरान खान ने तारीफ की। जी हाँ जी, ये वही इमरान खान है जो अदारों को की आजादी की बात करते थे। जेंटलमैन, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उनके इंटरेस्ट की बात हो तो ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, की बात हो तो वायरल हुई भी है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जावेद, स्पोकन द मोस्ट, वेरी गुड। एंड मेरे भाई का आपने सारा टाइम खा गए, लेकिन ये इमरान को एक चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि जब वो कहते हैं ना कि मुझे बैन करना है या मुझे डिस्क्वालीफाई करना है, फॉरेन फंडिंग केस जिसने लॉ पढ़ा है, अगर तो आप ऐसी जगह से फॉरेन फंडिंग लेते हैं विच इज़ अगेंस्ट द स्टेट, आप वहाँ आपको फ़ाइन होगा,
बैन नहीं होगा, लॉ ये। और जो दूसरा फॉरेन फंडिंग, ये सबको आती है और आती रहेगी। हमारे मुहिबुल वतन बाहर रहते हैं, वो देते हैं प्रोग्राम तो पाकिस्तान मैं को। खत्म नहीं करने दूंगा आपको इसके लेकिन ऊपर। मैं ये इन्होंने खत्म कर- जस्ट वन सेंटेंस। ओके, जब फॉरेन फंडिंग ऐसे सोर्सेज से आए जो एंटी स्टेट हो, जिस तरह इंडिया के लोग हैं, जिस तरह इसराइल के लोग हैं, तो फिर बैन होती है पार्टी। नहीं जी, नेशनल अवामी पार्टी इज वन एग्जांपल। वो कर दिया है, लेकिन दिस लॉ हैज टू बी मैं चेंज्ड। ज़ाती तौर पे सियासी जमातों को बैन करने के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट कल ये शाम है को कि अगर ये बात भी PTI आएंगे। का होगा, कल शाम तो फिर को दोनों हम, पार्टियों के 8 केसेस बजे भी दोबारा इकट्ठे आएंगे सुने जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू, जावेद विल कंटिन्यू आफ्टर द शो। लेकिन कल हम आपके सामने 8 बजे दोबारा आएंगे। खुदा हाफिज।